तो लास्ट लेक्चर तक हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस देख रहे थे। नियर बाय 20 क्वेश्चंस हो गए थे। आज कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस चैप्टर के। नियर बाय इतना ही वैरायटी है जितना मैंने लास्ट लेक्चर तक लिया था। मतलब इतने भी अगर आप क्वेश्चंस करते हो, ये जो 20 या 30 क्वेश्चंस मैंने लिए इन वीडियोस में, तो इतने भी अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर अगर पूछा जाता है हायर ऑर्डर का, तो इजीली आपको उसका जवाब मतलब देते आएगा। ओके, मतलब हर बिट ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ इसी में से आपको फाइनली पूछे जाएंगे। आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो लॉजिक रहेगा वो आपके अंदर इजीली बिल्डअप हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो। ओके, तो इतने क्वेश्चन जस्ट सफिशिएंट है। कुछ और भी अगर क्वेश्चन रहेंगे तो वो हम जरूर ले लेंगे कुछ एग्जाम्स में। ओके, तो फिलहाल आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा ये हमारा सीक्वेंस वाइज। तो लिखिएगा जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सो राइट क्वेश्चन। तो अब ये क्या क्वेश्चन रहेगा आप देखिएगा। तो जितने भी बीट्स है इस टॉपिक के उन सभी बीट्स पर क्वेश्चंस हमारे लिखकर हो चुके हैं। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिगर शोज 4 ब्लॉक्स। 4 blocks that are being pulled along a smooth horizontal surface. The masses of the block and tension in one string is given below. The pulling force F is तो पुलिंग फोर्स निकालना है। यहाँ पर आप देखिएगा डायग्राम कैसा दिया है। 4 ब्लॉक्स है, चारों ब्लॉक्स के कुछ अलग अलग मासेस से जो दिए है 8 kg। इसके बाद ये नेक्स्ट रहेगा 6 kg। उसके बाद इस 6 kg और ये जो 4 kg ब्लॉक है ना, इसके बीच में आपको उन्होंने टेंशन ऑलरेडी दिया है, ये 6 न्यूटन है। ओके, और एक ब्लॉक कनेक्टेड है जो रहेगा 2 kg का। तो ऐसे 4 ब्लॉक से स्मूथ सरफेस पर ये रखे हैं और इनके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, और ये फोर्स इजी मतलब सीधे नहीं एक्ट हो रहा है, इंक्लाइन डायरेक्शन से एक्ट हो रहा है ऐसा। ये एफ रहेगा और ये हमारा एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ इस फोर्स ने क्रिएट किया हुआ ये 60 डिग्री है। तो बस आपको अब ये एफ का वैल्यू निकालना है। फाइंड एफ। ऑप्शन रहेगा, आप देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 न्यूटन, बी ऑप्शन रहेगा 6 न्यूटन, सी ऑप्शन रहेगा 40 न्यूटन और डी ऑप्शन रहेगा 20 न्यूटन। फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मूव फास्ट। बस इतना ये क्वेश्चन दिया है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसका आंसर निकालिएगा। Find the answer of this question.
जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। फिगर शोज द ब्लॉक्स दैट आर बीइंग पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द masses of the block and tension in the string is given below, the pulling force F is। तो ये जो पुलिंग फोर्स रहेगा F, ये हमें निकालना है। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा इसका। मूव फास्ट। फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आंसर निकालने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा क्या रहेगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्वेश्चन का आंसर निकलिएगा। आगे किसी का आंसर? ठीक है, 40 न्यूटन करेक्ट आंसर है। एक स्टूडेंट का आ गया है। राइट आंसर इसका 40 न्यूटन रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लिखकर हुआ है। देखिएगा अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा आज के लेक्चर का, ये हम देख रहे हैं। इसमें अब क्या दिया था, फिगर शोज द ब्लॉक्स दैट आर बीइंग पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मासेस ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बिलो, द पुलिंग फोर्स F इज। तो पुलिंग फोर्स F का वैल्यू निकालना है हमें। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है ये 6 न्यूटन फोर्स दिया है। तो आपको पता होगा जो हमारा ट्रिक है, फोर्स अगर यहाँ से लग रहा है तो फिर हम मास का काउंटिंग यहाँ से करते हैं। तो बताओ 6 न्यूटन के पीछे कितना मास है? सिर्फ जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का। हाउ मच मास इज बिहाइंड द 6 न्यूटन फोर्स? यस, डेफिनेटली 6 kg रहेगा। इज इट ओके? 4+2 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। डायरेक्ट मतलब यहाँ का जो टेंशन है वह हम एज्यूम करते हैं T1। तो ये जो T1 टेंशन रहेगा ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके पीछे रहने वाला जो मास है वो उसे हम लगा तो m1 एज्यूम करते हैं, और इनटू एक्सेलरेशन रहेगा। तो m1 का वैल्यू कितना है? 6 × a। और इस T1 का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पर 6 दिया है। उन्होंने ऑलरेडी यहाँ का टेंशन दिया है हमें। ओके, तो फिर इससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना मिल गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट ओके? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें मिल गया इस डेटा से। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू से हम इजीली क्या कर सकते हैं? नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें? F cos थीटा लेना पड़ेगा। सो F cos of 60 ये रहेगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 4 ब्लॉक एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास 8 + 6 + 4 + 2, मतलब ये वो आएगा 20। इज इट ओके? तो फिर ये 20 रहेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 रहेगा, और F cos 60, तो आपको पता है cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये 1/2 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, और फाइनली फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा 40 न्यूटन। इज इट ओके? तो इन ब्लॉक्स पर 60 डिग्री एंगल से कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा? 40 न्यूटन। तब जाकर यहाँ पर जो टेंशन रहेगा वो कितना रहने वाला है? 6 न्यूटन। इज इट ओके? तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ओके, गिव मी द फीडबैक फास्ट। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया? 4 ब्लॉक्स दिए थे। आमतौर पर आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बीच का टेंशन बताया था। ओके, 4 kg और 6 kg के बीच का। तो हमने वहां का जो टेंशन होता है वो आपको पता है, उसके पीछे का जो मास रहेगा उसको अगर हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिल जाएगा, दैट इज m1a। दैट्स व्हाई
मैंने फिर T1 का वैल्यू 6 न्यूटन पुट किया जो उन्होंने दिया था गिवन डेटा में, और M1 का वैल्यू 6 क्योंकि उसके बिहाइंड 6 kg का मास था, और एक्सेलरेशन निकाला। तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद आपको पता है जो टोटल एक्सेलरेशन होता है हमारा सिस्टम का, ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स यहाँ पर F cos थीटा था अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो F cos थीटा डिवाइडेड बाय 20 किया। cos थीटा का वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री है, तो इस वजह से F इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 1, मतलब ये 40 न्यूटन रहने वाला है। इज इट ओके? सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन? एनीवन हैव एनी डाउट? कुछ डाउट रहा तो पूछते जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। व्हाट द गिवन इन नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? 10 1 रुपीज कॉइन। ओके, लिख लीजिएगा क्वेश्चन को अगर लिखना है तो। 10 1 रुपीज कॉइन आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, मतलब एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा करते करते उन्होंने 10 कॉइन किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और सभी कॉइन्स का मास लगभग यम है। ओके, द रिएक्शन ऑफ द फोर्थ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ऑन द फिफ्थ कॉइन। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ कॉइन ने फिफ्थ कॉइन पर एक्सर्ट किया हुआ रिएक्शन आपको बताना है। इज इट ओके? निकाल सकते हो इसका आंसर। इसके ऑप्शन दिए हैं 4 mg, ऑप्शन बी दिया है 5 mg, ऑप्शन सी दिया है 6 mg, और ऑप्शन डी दिया है 7 mg। क्या रहेगा बताओ आंसर? ठीक है, चेक करते हैं हम। याद रखना, कोई भी चीज उतना ही रिएक्शन एक्सर्ट करता है जितना उसके ऊपर वेट एक्ट हो रहा है। मतलब मैं अगर सरफेस पर mg मेरा वेट अगर एक्ट होता है ना सरफेस पर, तो सरफेस भी मेरे ऊपर उतना ही नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता है जो mg के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ पर यही लॉजिक आपको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, जितना रिएक्शन वो जो फोर्थ कॉइन के ऊपर के कॉइन जो रहेंगे उन्होंने नीचे के डायरेक्शन में एक्सर्ट किया होगा, एग्जैक्टली उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये कॉइन भी एक्सर्ट करने वाला है। अब बताओ फोर्थ कॉइन के ऊपर कितने कॉइन्स है? हाउ मेनी कॉइन्स आर प्रेजेंट अबाउट द फोर्थ कॉइन? नंबर बताओ। 6। इज इट ओके? तो ये 6 के 6 कॉइन्स का मास कितना है? यम है। ओके, all the 6 coins having the mass m, that's why all these 6 coins exerts weight 6 mg on the fourth coin। तो फोर्थ कॉइन भी ऊपर के कॉइन्स पर उतना ही वेट एक्सर्ट करने वाला है, दैट इज 6 mg। इज इट ओके? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 mg। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली कैसे रहेगा? 10 1 रुपीज कॉइन थे और सभी कॉइन्स का मास यम था, तो फिर एक के ऊपर एक रखे थे, तो फोर्थ कॉइन ने फिफ्थ कॉइन पर एक्सर्ट किया हुआ हमें रिएक्शन बताना था। रिएक्शन मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर हम नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं। तो जितना फोर्थ कॉइन पर वेट एक्सर्ट होगा ऊपर वाले कॉइन का, उतना ही एग्जैक्टली रिएक्शन फोर्थ वाला कॉइन एक्सर्ट करने वाला है। इज इट ओके? अब बता मुझे सेवंथ कॉइन ने एट्थ कॉइन पर कितना रिएक्शन क्रिएट किया होता। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड आउट द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय सेवंथ कॉइन ऑन द एट्थ कॉइन, तो क्या रहेगा बताओ इसका आंसर? सेवंथ ने एट्थ पर, अच्छे से चेक करो, सेवंथ कॉइन ने एट्थ कॉइन पर, तो 7 कॉइन के ऊपर कितने कॉइन से काउंट करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 3 mg। ओके, स्नेहल एक बार चेक करो, 7 कॉइन के ऊपर 3 कॉइन्स रहने वाले, एट्थ वाला, नाइन्थ वाला और 10th वाला, तो 3 कॉइन 7th कॉइन पर कितना रिएक्शन एक्सर्ट करने वाले? 3 mg। तो 7th वाला कॉइन भी ऊपर के डायरेक्शन में 3 mg क्रिएट करेगा। इज इट ओके? तो ऐसे सवालों का जवाब देते आएगा अब। ओके, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन पर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा बीट हमारा, दिस इज द 22nd क्वेश्चन। Now we are moving towards next question। 23rd क्वेश्चन अब रहेगा, लिखिएगा फोर्स टाइम ग्राफ गिवन बिलो
द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी the change in momentum of the body between 0 to 10 सेकेंड इज, तो 0 to 10 सेकेंड के बीच में हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ओके, निकालो अब। तो ये फोर्स यहाँ पर दिया है वाई एक्सिस पर न्यूटन में, और यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स है, ये जो पिक नजर आ रहा है। फिर यहाँ से वो नीचे है, और यहाँ पर फिर 1 दिया है उन्होंने। ओके, और ये 0 to 8 सेकंड तक है ये जो टाइम स्लॉट है, और यहाँ पर 10 सेकंड तक, यहाँ पर टाइम सेकंड में दिया है। तो बस इतना ही ये ग्राफ गिवन है। चलो फटाफट सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर क्या रहेगा। वी हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन दिस कंडीशन। ओके, फोर्स वर्सेस टाइम दिया है और चेंज इन मोमेंटम पूछा है। बताओ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया निकालते तो क्या मिलता है हमें, व्हाट वी गेट। इसका आंसर भी बता, मतलब ऑप्शन भी बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 4 kg मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 6 kg मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है 10 kg मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? हाँ, राइट आंसर है। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया फाइंड आउट करते तो इंपल्स मिलता है, और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आपको पता ही है। ओके, वी नो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मतलब अल्टीमेटली आप इंपल्स भी निकालोगे, मतलब इस ग्राफ का एरिया भी निकालोगे आप, तो आपको मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी अल्टीमेटली मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ आएगा। राइट आंसर है, एक दो स्टूडेंट के आगे। ओके वैष्णव, एक बार चेक करो, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ रहेगा। ओके, तो एफ टी ग्राफ का एरिया मतलब इसका पहला सेक्शन देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक 0 to 8 टाइम्स स्लॉट तक ये प्रेजेंट है, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस 8 है और हाइट 2 है। ओके, हाइट मतलब ये फोर्स रहेगा, प्लस 8 to 10 सेक्शन में देखिएगा। अब ये जो एरिया ये नीचे के डायरेक्शन में है, तो इसे माइनस करना पड़ेगा हमें, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आएगा। और ये रेक्टेंगल है, इस वजह से 2 इंटू माइनस मतलब 1 रहेगा ये, तो इस वजह से इसका आंसर देखो 2 कट हो गया, 8 में से 2 चला गया, तो आंसर आएगा 6 kg मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ओके, समझ में आ गया? आपको पता होगा ऊपर का एरिया प्लस लेते हैं हम एक्स एक्सिस के, नीचे का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आएगा सी, 6 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, आ गया समझ में बच्चों? All of you getting this? हाँ, वहां पर -1 था। इज इट ओके? ये जो बीट था यहाँ पर -1 दिया था। ओके, तो -1 इंटू मतलब वो रेक्टेंगल था ना, तो इस वजह से -1 इंटू टाइम स्लॉट 2 था ना, 8 से लेकर 10 तक, तो इस वजह से ये 2 और ये -1। इज इट ओके? आ गया समझ में? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन का आंसर? ओके, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ये लास्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चन है, उनके नीचे लिखते हैं हम।
Now take next question. A body of mass 1 kg lies on smooth inclined plane. The body is given force F is equal to 10 Newton horizontally, as shown in figure. The magnitude of net normal reaction on the body is, तो बॉडी पर नेट नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना है. इज इट ओके? अभी एक कैसा डायग्राम दिया उन्होंने देखिएगा. एक ऐसा इंक्लाइंड सरफेस दिया है. इंक्लाइंड सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 1 kg है, और इस ब्लॉक पर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है. बस जस्ट रिजोल्यूशन करना है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सरफेस का इंक्लिनेशन दिया है 45 डिग्री. चलो फटाफट सॉल्व करो और मुझे बताओ इस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा. ओके, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस ब्लॉक? ऑप्शन दे देता हूं, और सभी जो ऑप्शन है वो मतलब न्यूटन में रहेंगे. ओके, तो चलो फटाफट सॉल्व कीजिएगा इसे और मुझे आंसर बताइएगा क्या रहेगा. तो आई थिंक ये 23rd क्वेश्चन है हमारा नंबर ए. ठीक है, हम चेक करते हैं और किसी का आ गया आंसर. ठीक है, 10√2 करेक्ट आंसर रहेगा. एक दो स्टूडेंट का आ गया है. ठीक है, तो आप देखिएगा. ठीक है, ए रहेगा इसका आंसर राइट. देखिएगा अब ये सरफेस 45 डिग्री का है, ये मास 1 kg का है जो यहाँ पर है, तो इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg. तो इस mg का कंपोनेंट ये वाला जो रहने वाला है ये थीटा से रिलेटेड रहेगा, और डेफिनेटली ये mg cos ऑफ थीटा रहने वाला है. थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है और यहाँ पर mg साइन ऑफ थीटा लगे रहेगा. ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है ना 10 न्यूटन का, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका भी कंपोनेंट्स में रिजोल्यूशन करना पड़ेगा. एक कंपोनेंट इसका यहाँ पर जाएगा 10, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसका थीटा का रिलेटेड रहेगा, दैट इज 10 cos 45. ओके, और इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट रहेगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द mg cos थीटा, और वो रहेगा 10 ऊपर वाला cos का है, नीचे वाला साइन का रहेगा 10 sin 45. ओके, तो 10 sin 45 और नीचे mg cos 45, इन दोनों का एडिशन हमें दे देगा नॉर्मल रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है आफ्टर रिजोल्यूशन. n इज इक्वल टू रहेगा mg cos 45 प्लस 10 sin 45. तो m का वैल्यू आपको पता है, इस गिवन क्वेश्चन में 1 दिया है. ओके, तो m का वैल्यू 1 पुट करेंगे, g का वैल्यू 10 और cos 45 1/√2 आएगा. इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहने वाला है. अब देखिएगा प्लस 10/√2 रहेगा sin 45 का आंसर. ओके, तो 10/√2 प्लस 10/√2 फाइनल आंसर आ जाएगा 20/√2. ओके, इज इट ओके? तो 20/√2 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 2 डिवाइडेड बाई √2.
तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 10√2 न्यूटन। इज इट ओके? ठीक है, क्या रिपीट करना है? रिजोल्यूशन समझ में आ गया क्या आपको? रिजोल्यूशन समझ में आ गया? ठीक है, रिजोल्यूशन बताता हूँ। देखो अब ये ब्लॉक जो था ऊपर का डायग्राम दिखेगा, ऊपर के डायग्राम में एक 1 kg का ब्लॉक है। तो अब इसमें देखिएगा सबसे पहले उसका वेट जो रहेगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, दैट इज mg, इतना तो पता है। ठीक है, फिर इस वेट को हमने रिजोल्व कर दिया क्योंकि ये इंक्लाइन सरफेस पर ब्लॉक है। तो वेट का मतलब पहला रिजोल्यूशन इसका यहाँ पर होगा, दैट इज mg cos 45। इज इट ओके? तो ये, और नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग ये पहला कंपोनेंट रहेगा mg का, दैट इज mg cos 45। ओके, और ये जो फोर्स था ना 10 न्यूटन वाला, ओके, तो ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा था 10 न्यूटन फोर्स। तो इसको भी हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया। इसका पहला कंपोनेंट ये आएगा 10 cos 45, क्योंकि ये थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट रहेगा। ये जो थीटा रहेगा 45 डिग्री, यहाँ पर भी वही थीटा रहेगा 45। ओके, इस वजह से ये वाला कंपोनेंट 10 cos 45 आ गया। तो अल्टीमेटली इस कंपोनेंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये वाला आएगा। ओके, यहाँ पर दैट इज 10 sin 45। तो नॉर्मल रिएक्शन यन कौन प्रोवाइड करने वाला है? ये दो नीचे के कंपोनेंट, मतलब नॉर्मल रिएक्शन यन किसके साथ इक्वल रहने वाला है? 10 sin 45 प्लस mg cos 45 के साथ। तो वही उनके वैल्यूज पुट किए यहाँ पर। m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। तो 10/√2 प्लस 10/√2 आएगा, मतलब ही इसका आंसर आएगा 20/√2। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10√2 न्यूटन। इज इट ओके? तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। लिखिएगा अब इसे। इन द फिगर शोन, P is a plate on which a wedge B is placed, and on B a block A is of mass m. Just 1 minute. ओके, तो देखिएगा A is of mass m is placed. The plate is suddenly removed, and system of B and A is and system of B and A is allowed to fall freely under gravity, neglecting any force due to air on A and B. The normal force on A due to
बी इज, तो ये हमें निकालना है। अब इसमें डायग्राम कैसे दिया है देखिएगा, एक प्लेट है ऐसा, इस प्लेट का नाम पी दिया है उन्होंने, और इस प्लेट के ऊपर एक वेज रखा है। वेज मतलब इंक्लाइंड प्लेन होता है जिसे वेज कहा जाता है। इसका कुछ इंक्लिनेशन थीटा होगा, और ये वेज का मतलब इस वेज को हम बी से इंडिकेट करें, और इसके ऊपर मास ए रखा है। ठीक है, मतलब ए ये ब्लॉक है जिसका मास यम रहेगा। ठीक है, तो अब ये प्लेट पी सडनली उसके नीचे से रिमूव किया है, और ए और बी को अलाउ किया है फ्री फॉल करने के लिए। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा। ओके, ये सिस्टम फ्रीली फॉल हो रहा है, तो इसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ऑप्शन रहेगा ए एम जी बाय कॉस थीटा, ऑप्शन रहेगा बी एम जी कॉस थीटा, ऑप्शन रहेगा सी 0, और ऑप्शन रहेगा डी 2mg डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो क्या रहेगा आंसर बताइएगा। फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस गिवन फिगर में P एक प्लेट है जिसके ऊपर B वेज रखा है, और इस वेज के ऊपर एक यम मास रहने वाला ब्लॉक A है, और P सडनली रिमूव किया है, इस वजह से ये ब्लॉक फ्री फॉल कर रहा है। ये पूरा सिस्टम मतलब A और B, और फ्री फॉल करते वक्त फिर आपको A और B के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। इज इट ओके? तो बताओ आंसर क्या रहेगा बच्चों, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और कोई आंसर बता सकता है? ठीक है, 2 स्टूडेंट के सही आंसर आ गए। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा 0। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्यों रहेगा आप देखिएगा, ये पूरा सिस्टम फ्री फॉल कर रहा है। याद रखना बी और ए के बीच में नॉर्मल रिएक्शन तब तक ही एक्सर्ट होगा जब तक ये जमीन के कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में। एक बार अगर ये पूरा सिस्टम अगर फ्री फॉल करता है ना, तो उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। और फ्री फॉल केस में ऑब्जेक्ट पर दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब ये दोनों भी फ्री फॉल कर रहे हैं। ओके, अंडर ग्रेविटी गिरने वाले हैं, इस वजह से ए और बी के बीच में कांटेक्ट रहा भी, तो ये फ्री फॉल केस होने के कारण कुछ भी उनके बीच नॉर्मल रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। इज इट ओके? सो दैट्स व्हाई फ्री फॉल केस में याद रखना ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस 0 एक्ट होते हैं, सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ओके, तो इस वजह से ये दोनों ब्लॉक्स पर जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का, वो 0 रहेगा। अगर ये दोनों ब्लॉक्स मतलब जमीन के ऊपर रहते हैं ना, तो नो डाउट इनमें नॉर्मल रिएक्शन कुछ ना कुछ रहेगा। या अगर बी ब्लॉक ए ब्लॉक के कांटेक्ट में है और ये पूरा सिस्टम अगर जमीन पर है ना, तो फिर एट द टाइम नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट होगा। नॉर्मल रिएक्शन तब तक ही एग्जिस्ट होता है जब तक कोई सिस्टम जमीन के ऊपर है, मतलब ये फ्लोर के ऊपर है। ओके, एक बार अगर वो फ्लोर से कांटेक्ट ब्रेक कर ले और एयर में अगर फ्री फॉल करता है, तो फिर एट द टाइम नॉर्मल रिएक्शन तुरंत 0 हो जाता है। इज इट ओके? समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन था। नाउ सी हियर, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अब। वेट इज हैंग इन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। वेट इज हैंग in any of following 4 ways by using some string, in which case is the string more likely it's to break। तो किस केस में स्ट्रिंग ब्रेक होने का चांस ज्यादा रहेगा, यह हमें बताना है।
4 डायग्राम्स दिए, वेट हैंग किया है, ये पहला सिस्टम है। फिर एक दूसरा सिस्टम है, मतलब ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी रहेगा कुछ ऐसा किया है। ओके, ये दूसरा केस रहेगा। फिर ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी रहेगा। सब तरफ वेट डब्ल्यू कॉमन है, मतलब सेम है। ओके, और डी ऑप्शन रहेगा ऐसा। तो कौन से केस में रहेगा बताओ? इन चारों केस में आपको अलग अलग वे से वेट को टाई किया है। इन विच केस इज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी टू ब्रेक द स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग के ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन कब क्रिएट होगा बताओ? टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा ही कुछ बीट पर मैंने लास्ट लेक्चर भी क्वेश्चन लिया था। ओके, आपको पता होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन है, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है और राइट है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा वो देखिएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंशन को ब्रेक करते हैं। ये टेंशन का एंगल वर्टिकल के साथ रहेगा, थीटा, सपोज यहाँ पर, और यहाँ पर भी थीटा है, तो दोनों तरफ से टेंशन टी टी रहेगा। तो ऊपर दोनों के कॉम्पोनेंट रहने वाले टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो ये टी कॉस थीटा इस वेट को बैलेंस करने वाला है। तो 2t कॉस ऑफ थीटा ये इस ब्लॉक के वेट को मैनेज करने वाला है, दैट इज mg। तो अगर हम टेंशन टी का वैल्यू निकालते हैं तो वो mg बाय 2 cos थीटा रहेगा। इज इट ओके? तो ये फॉर्मूला हमें टेंशन देने वाला है। तो इसमें देखिएगा थीटा, थीटा मतलब जो एंगल रहेगा वर्टिकल के साथ इस स्ट्रिंग ने क्रिएट किया हुआ, ये एंगल अगर कम रहता है ना तो cos ऑफ थीटा का वैल्यू ज्यादा रहता है। आपको पता होगा cos ऑफ 0 डिग्री इज 1, बट cos ऑफ 90 डिग्री इज 0। समझ में आ रहा है? तो ये टेंशन, ये मतलब cos ऑफ थीटा का वैल्यू जहां पर कम रहेगा वहां पर टेंशन ज्यादा रहेगा, और टेंशन अगर ज्यादा रहा तो फिर मतलब क्या रिलेशन है देखो, थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा रहता है तो cos ऑफ थीटा का वैल्यू कम होगा, और cos ऑफ थीटा अगर कम रहेगा तो टेंशन टी ज्यादा रहने वाला है, और टेंशन टी अगर ज्यादा रहा तो डेफिनेटली स्ट्रिंग ब्रेक होने का चांस वहां पर ज्यादा रहेगा। इज इट ओके? तो बताओ इन चारों डायग्राम्स में से कौन सा थीटा आपको ज्यादा नजर आ रहा है? स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच का सबसे ज्यादा एंगल आपको कौन से केस में नजर आ रहा है? ए बी सी डी, इन सभी केसेस में देखते हो यहाँ पर एंगल, अब देखिएगा अगर हम देखते हैं तो वर्टिकल के साथ एंगल 0 है। ओके, क्योंकि ये एंगल जो है हम वर्टिकल के साथ ही मेजर कर रहे हैं, तो cos 0 रहेगा तो आंसर 1 आएगा। तो एट द टाइम सबसे मिनिमम टेंशन इसमें होगा, मतलब